हेलो बच्चों। वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। विश्व इतिहास में नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। आइए हम जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के किंग थे और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम बहुत एक्टिव थे, एक बहुत की फिगर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम। तो नेपोलियन बोनापार्ट को नेपोलियन फर्स्ट बोलते हैं क्योंकि बाद में एक नेपोलियन टू और नेपोलियन थर्ड भी हुए हैं। नेपोलियन थर्ड भी फ्रांस के किंग रहे हैं। वो 1852 से 1871 तक नेपोलियन थर्ड, और ये है नेपोलियन फर्स्ट, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ही नेपोलियन फर्स्ट है। तो इनका जो बर्थ है वो है 1769 नेपोलियन बोनापार्ट, और इनकी डेथ है 1821 नेपोलियन की डेथ। नेपोलियन की जो डिफीट थी वो तो 1815 में हो गई थी बैटल ऑफ वाटरलू में, लेकिन इनकी डेथ बाद में हुई थी क्योंकि ब्रिटेन ने इसको कैप्चर कर लिया था, पकड़ लिया था और एक आइलैंड पे ले जाके वहां बांध दिया था। उनको वहां मतलब होस्टेज कर लिया था, तो वहां पर उनकी डेथ हो गई। तो ये इनका लाइफ स्पेन है। अब नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो फ्रांस के किंग रहे हैं 1804 से 1815 तक 1815 तक 1821 में डेथ हुई इनकी। फ्रांस के किंग 1804 से 1815 तक फ्रांस के राजा रहे। ठीक है, ये मिलिट्री लीडर था फ्रांस का, सैनिक अधिकारी था, मिलिट्री लीडर था फ्रांस का, और ये फ्रांस का कॉन्सुल रहा है किंग बनने से पहले। ये कॉन्सुल क्या होते हैं? कॉन्सुल फ्रांस में अब भी आर्मी के चीफ को बोलते हैं। पूरा जो सेना अध्यक्ष है, आर्मी का चीफ है, उसको कॉन्सुल बोलते हैं। तो पहले तो ये कॉन्सुल बने थे 1791 में। तो ये बताने से पहले मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात बताऊंगा 2 मिनट, फिर यहां पे वापस आ जाएंगे हम। देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो 1789 से लेके 1799 तक चली। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई तो है 1789 में, और इस 89 के बाद 10 साल तक यहां डिस्टरबेंस रहा था। उस डिस्टरबेंस में पहले वही नेशनल असेंबली बनी, उसके बाद रोबस्पीरी वाला टाइम चला, उसके बाद ये डायरेक्टरी बना दी गई, डायरेक्टरी रूल। 5 मेंबर की एक कमेटी थी फ्रांस में। ये डायरेक्टरी रूल चलता है 1795 से 99, ये डायरेक्टरी रूल चलता है। इस डायरेक्टरी रूल में 5 मेंबर्स थे और ये आपस में लड़ते रहते थे फ्रांस में। तो इस लड़ाई झगड़े के कारण नेपोलियन को मौका मिल गया यहाँ पे पावर गेन करने का। तो 1799 में ये फ्रांस में नेपोलियन ने कूप कर दिया, मिलिट्री कूप कर दिया, यानी कि आर्मी का हेड तो था ही पहले से ही, तो इसने फिर कूप कर दिया और सारी पावर अपने अंडर में ले ली। तो कॉन्सुल बन गया ये कॉन्सुल, ये कॉन्सुल बन गया फ्रांस का, और फिर सारी डायरेक्ट रूल को खत्म कर दिया इसने। ठीक है, तो 1799 में ये पावर में आया और उसके बाद इसने काफी इंप्रूवमेंट किया, लेकिन 1804 में इसने फिर से सारी डेमोक्रेसी सब कुछ खत्म कर दिया और 1804 में मोनार्क बन गया किंग दोबारा से, और 1815 तक रहा ये। ठीक है, तो अब इसको, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसका। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसने क्या था, 1785 में ही ये आर्मी में आ गया था और धीरे धीरे इसका प्रमोशन होने लगा, और फिर बाद में नेशनल असेंबली ने भी और डायरेक्टरी रूल ने भी इसको, देखो यहाँ पे लिख रखा मैंने, ये 96-97 में इटली भेजा। डायरेक्टरी रूल के टाइम भी आर्मी में बड़ा ब्रिगेडियर था ये नेपोलियन, इसको इटली भेजा। इटली पे अटैक किया नेपोलियन ने 5000 से ज्यादा आर्मी मैन को लेकर। 1796 में गए थे और 97-96 में वहां पर रहे और यहां से जीत के आए। नेपोलियन को जहां भी भेजते थे वहां से वो सक्सेसफुल होके आता था, कहीं भी भेजते थे, इसलिए उसका प्रमोशन होता गया शुरू से ही। तो ये जो स्टार्टिंग है ना इटली की, जो इटली में जो अटैक था 1796-97 में, ये स्टार्टिंग थी नेपोलियनिक वॉर की। इनको नेपोलियनिक वॉर कहते हैं क्योंकि नेपोलियन ने बाद में क्या किया, ये कैप्चर करने के बाद पूरे यूरोप पे वो कंट्रोल करना चाहता था।
तो फिर ब्रिटेन रसिया, ये ब्रिटेन रसिया पर्सिया ऑस्ट्रिया, ये सारे इसके खिलाफ थे और इनके ये सारे कोलिशन करके आते थे। ये चारों, ब्रिटेन रसिया पर्सिया और ऑस्ट्रिया, ये चारों कोलिशन बना के आते थे। तो फर्स्ट कोलिशन यहाँ चला 96 से 96, ऐसे ये 97 तक, और इसके बाद ऐसे ही 1815 तक 7 कोलिशन वॉर उसने लड़ी। 7 वॉर ऑफ कोलिशन ये नेपोलियन बोनापार्ट ने लड़ी और ये इसमें लास्ट में ही हारा 7th में। ठीक है, तो एक ये लड़ाई जो थी इनको नेपोलियनिक वॉर बोलते हैं, 96-7 से शुरू होकर 1815 तक। ठीक है, अब ये लाइप्जिग की एक बैटल भी आप याद रखनी है, ये पहली हार थी नेपोलियन की। नेपोलियन कभी नहीं हारा 96, 97, 1813 तक। 1813 में लाइप्जिग एक जगह है, लाइप्जिग ये जर्मनी में है। जर्मनी में जो ये नेपोलियन था ये हार गया था लाइप्जिग की बैटल में और वहां से भागना पड़ा, इसको भाग लिया वहां से। तो दिस वाज द फर्स्ट डिफीट ऑफ नेपोलियन, 1813 लाइप्जिग बैटल। ठीक है, फिर उसके बाद बैटल ऑफ वाटरलू तो वर्ल्ड फेमस है ही। बैटल ऑफ वाटरलू है ये तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। 1815 में ये हुई लड़ाई, बैटल ऑफ वाटरलू जून में हुई। ठीक है, और इसमें लास्ट में फाइनल डिफीट हुई नेपोलियन की 1815 में। लास्ट में नेपोलियन को पकड़ लिया गया और इसको फिर ले जाके एक आइलैंड पे बांध दिया गया वो फोर्ट में। तो इससे पहले कि ये 100 डेज वाली बात हो आती है, ये और बताता हूं आपको। 100 डेज के लिए किंग बना था। ये तो किंग था ना नेपोलियन, ये लगातार नहीं था 1804 से 1815। 1814 में ये फिर हार गया था, इसको फिर अरेस्ट कर लिया था ब्रिटेन ने और एक आइलैंड पे बांध दिया था, लेकिन वहां से वो भाग गया और 8-10 महीने तक गायब रहा। उसके बाद दोबारा से 100 दिन के लिए लास्ट में, ये जून में जो लड़ाई हुई थी 1815 में वाटरलू में, इससे पहले ये मार्च में फिर दोबारा आ गया, दोबारा किंग बन गया, वहां आइलैंड से भाग के आ गया और मार्च से जून तक ये रहा था। मार्च अप्रैल मई जून, 15 जून को ये लड़ाई शुरू हो गई थी। तो ये लगभग 100 डेज के आसपास हैं। 100 डेज बोलते हैं कि नेपोलियन के 100 डेज। एक बार 1814 में हारने के बाद दोबारा से वो 1815 में किंग बनता है फ्रांस का। तो दोबारा से फाइनल जो डिफीट थी वो वाटरलू की डिफीट थी। वाटरलू जगह है बेल्जियम में लड़ाई हुई थी, वहां हार हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में इसका की रोल था। और ये 4 कंट्री थे, 4 देश थे बड़े एम्पायर जिन्होंने नेपोलियन को हराया था। ये 4 कंट्री हैं, एक तो ब्रिटेन था, एक रसिया था, एक पर्सिया वही इलाका है जर्मनी वाला, बहुत पावरफुल था ये, और ऑस्ट्रियन एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर था ऑस्ट्रियन एम्पायर। इन चारों ने कोलिशन करके नेपोलियन को लास्ट में हराया। अब हम पढ़ते हैं, नेपोलियन जब 1804 में किंग बना, एम्परर बना, तो उसने बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स भी लिए थे, खास तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। 1804 का सिविल कोड, इसका नाम नेपोलियनिक कोड है। कोड का मतलब रूल्स हैं। उसने अपने सिटीजन्स के लिए रूल बनाए थे और अच्छे काम किए थे पहले तो। बाद में वो थोड़ा सा डिक्टेटरशिप पे आ गया, क्रूअल्टी पे आ गया, तो फिर वो लोग नेगेटिव हो गए, हॉस्टिलिटी हो गई फिर। तो ये सिविल कोड क्या था, 1804 में किंग बनते इसने किया। इसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं, इसी का नाम है सिविल कोड ऑफ 1804। ये एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म थे फ्रांस में, ये मेड बाय नेपोलियनिक बोनापार्ट ने किए थे, अच्छे काम किए थे ये। इसने सबसे पहले तो लॉ की इक्वलिटी कर दी, इक्वलिटी बिफोर लॉ वाज इंट्रोड्यूस कर दी उसने। कानून सबके लिए बराबर होगा, इसने ये कर दिया। पहले अलग था, क्लर्जी के लिए अलग कानून था, 3 प्रकार के एस्टेट्स थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, उनका अलग अलग रूल था, कोई टैक्स देता था, कोई नहीं देता। कानून सबके लिए बराबर कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी भी दे दिया उसने, संपत्ति का अधिकार। और एक फ्यूडल सिस्टम था, ये भी इसने अबोलिश कर दिया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम के अंडर किंग की सारी लैंड होती है पूरे देश की। वो किंग है, वो लैंडलॉर्ड को जमीन देता था और लैंडलॉर्ड फिर पीजेंट्स को जमीन देते थे, लैंड देते थे। और पीजेंट्स है वो बदले में लैंडलॉर्ड के घर पे या किंग के घर पे यहाँ पर काम करते थे या आर्मी में भर्ती होते थे। उनको बदले में, जमीन के बदले में काम करना पड़ता था, उसी के लैंडलॉर्ड के घर में
या उसके खेत में किसी प्रकार से भी वो ड्यू थे ना, फ्यूडल ड्यू पूरा करना पड़ता। तो ये सिस्टम खत्म कर दिया। ये तो पीजेंट्स के लिए बहुत अच्छा हुआ, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा हुआ। नेपोलियन ने फार्मर्स को फ्री कर दिया इस बॉन्डेड लेबर से, जो ये लैंड के बदले में बॉन्डेड लेबर थी उससे फ्री कर दिया, बहुत अच्छा स्टेप था। और जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस थे वो भी खत्म कर दिए नेपोलियन ने। गिल्ड क्या होती थी? गिल्ड वो ग्रुप होता था बिजनेसमैन का, ट्रेडर्स का, जो नए बिजनेसमैन को परमिशन देते थे। तो ये पुराने वाले परमिशन देते नहीं थे, नए आदमी को नहीं आने देते मार्केट में। तो ये गिल्ड बनी हुई थी जो नए आदमियों को बिजनेस करने से रोकते थे, इनसे परमिशन लेनी पड़ती। तो ये खत्म कर दी। दीज गिल्ड्स वर रिमूव्ड बाय नेपोलियन। नेपोलियन ने गिल्ड रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दी, कोई किसी प्रकार का बिजनेस कर सकता था। और इसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है ना वो भी इंप्रूव कर दिया। ये सारे सिविल कोड में आते हैं। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है ये बहुत अच्छा इंप्रूव कर दिया था फ्रांस में नेपोलियन ने। बाद में ये जो सारे रूल्स थे जो फ्रांस में इसने लागू किए 1804 में, इसको पूरे यूरोप में इसने फैलाना चाहा। ये सारे रूल्स हैं, जहां जहां हमारी आर्मी जाएगी, जो फ्रेंच आर्मी के कंट्रोल में जो एरिया होता जाएगा, ये सारे रूल सब वहां लागू होंगे, नॉट ओनली इन फ्रांस, पूरे यूरोप में। ठीक है। तो ये कोड जो था 1804 का कोड था, वो फ्रेंच आर्मी के कंट्रोल में जो एरिया था वहां सब जगह भेजा गया। और बहुत सारे कंट्रीज ने तो इस आर्मी का वेलकम भी किया, फ्रेंच आर्मी का वेलकम किया। आर्मी वाज वेलकम्ड बाय मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मोस्ट एरियाज में वेलकम हुआ। लेकिन इसमें नेगेटिव क्या हुआ? यहाँ ये अच्छे काम तो किए गए, लेकिन यहाँ पे मोनार्की होगी ना, डिक्टेटरशिप होगी, तानाशाही। तो लोगों के पास अब पॉलिटिकल पावर किसी के पास नहीं है, केवल नेपोलियन के पास है। सेंसरशिप कर दी, कोई भी बोल नहीं सकता किंग के खिलाफ, नेपोलियन के खिलाफ। सेंसरशिप कर दी, कोई छाप नहीं सकता, अखबार में लिख सकता, ये बैन लगा दिया गया। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होगा, नेपोलियन जबरदस्ती भर्ती करने लगा लड़कों को, सेना में आओ। तो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती भर्ती होने लगी, उससे भी लोग नाराज थे। टैक्सेशन है तो वो इंक्रीज कर दिया, टैक्स सारे बढ़ा दिए। ठीक है, ये सारे स्टेप्स लिए तो लोगों में थोड़ी सी हॉस्टिलिटी होगी, थोड़ी सी नफरत होगी धीरे धीरे। तो ये था सिविल कोड ऑफ 1804। 1804 में ये सिविल कोड लागू हुआ और ये स्टेप्स नेपोलियन ने लिए। ठीक है, तो नेपोलियन के बारे में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।